बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल हुब्बत बीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। ये जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये मैं समझता हूँ ये वीडियो हर खातून को लाजमी देखनी चाहिए। ये जो बेसिकली जो यीस्ट इन्फेक्शन होता है ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इरिटेशन होती है और डिस्चार्ज आ सकता है। और जो ना फिर ये कि जो फीमेल के जो जेनिटल एरिया में बहुत ज़्यादा खारिश यानी इचीनेस हो सकती है। ठीक है, और इसको वजाइनल कैंडिडाइसिस भी कहते हैं, मतलब हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और ये जो बेसिकली जो है ना इतना कॉमन इन्फेक्शन है कि हर 4 में से 3 ख़वातीन को ये लाजमी होता है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, और कुछ ख़वातीन तो कम अज़ कम जो है ना उनको इस इन्फेक्शन के दो जो है ना 2 अटैक ज़रूर होते हैं उनकी लाइफ टाइम में। ठीक है, और ये बेसिकली ये जो वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन है या वजाइनल कैंडिडाइसिस है जिसका दूसरा नाम है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की कैटेगरी में हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, और लेकिन ये कि इसका चांस ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब कोई खातून पहली दफ़ा मतलब उसकी जो ना रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है। और कुछ कुछ एविडेंस ऐसी भी है कि जो ना ओरल जेनिटल सेक्स से भी जो ना इसकी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा चांस है इसके जो ना लगने का। और इसकी मेडिकेशन बड़ी वो जो ना अगर तो सिंपल मतलब माइल्ड इन्फेक्शन हो तो बड़ी इजीली ये ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर आपको बार बार ये यीस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे साल में जो है ना एक खातून को 4 दफ़ा या से ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, तो फिर ये ना कि उसकी लॉन्गर ट्रीटमेंट और जो ना फिर मेंटेनेंस थेरेपी का प्लान हम करते हैं। तो इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी सिम्टम्स यानी अलामात डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली जो इसकी सिम्टम्स हैं ये माइल्ड टू मॉडरेट अगर हों तो उसमें क्या होता है कि जो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो फीमेल का जो जेनिटल रीजन है मतलब वजाइना और जो वल्वल रीजन है, ठीक है, वो बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा खारिश हो सकती है। ठीक है, और फिर यह कि जब जो ख़वातीन जब इंटरकोर्स करती हैं तो उसके दौरान उनको बर्निंग सेंसेशन फील होती है। और फिर यूरिन जब पास करती हैं तो वो जो ना उनकी ये शिकायत होती है जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो कि जी पेशाब में जलन होती है। ठीक है, और फिर ये कि उनके जो जो मतलब वल्वा का एरिया मतलब जो आउटर जो है ना पार्ट है जो वजाइना का, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस हो सकती है और स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा फिर जो है ना कि पेन हो सकता है उस एरिया में जेनिटल एरिया में, और मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा सोरनेस हो सकती है। फिर रैश हो सकती है। ठीक है, फिर इसमें एक करेक्टरिस्टिक इसका जो है पर्टिकुलर वो जो है ना कि थिक किस्म का ना और वाइट जो है ना वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है जिसकी अपीयरेंस जो है ना कॉटेज चीज़ टाइप की होती है। और लेकिन उसमें उस आमतौर पे जो है ना इसमें स्मेल नहीं होती, मतलब ऑडर फ्री होता है। ठीक है, और फिर यह कि इसके अलावा डिस्चार्ज जो है ना वाटरी भी हो सकता है। अगर तो ये यीस्ट इन्फेक्शन जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो उसमें ये होता है कि फिर ये सारे जो साइन एंड सिम्टम जो मैंने अभी बताए हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, जिसकी वजह से फीमेल की जेनिटल एरिया में क्रैक्स और सोर्स पड़ सकते हैं। या फिर यह कि लेट से कि मतलब ये भी सीवियर इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है कि अगर एक खातून को 4 से ज़्यादा दफ़ा जो है ना साल में ये इस बीमारी के अटैक हों। या फिर ये कि मतलब जो है वैसे तो ये कैंडिडा एल्बिकन जो फंगस होता है जो इसकी कौद मैं आगे चल के बताऊंगा उसकी कौद है, लेकिन अगर मतलब जैसे कुछ और यीस्ट भी होते हैं अगर तो उनकी वजह से अटैक हो तो ये ज़्यादा सिम्टम स्पीड हो सकती है। या फिर कोई खातून प्रेगनेंट है, ठीक है, तो उसको भी ये सिम्टम इसकी स्पीड हो सकती हैं। या जो जिन खातून को जो डायबिटीज़ है मतलब जो ख़ास तौर पे जिनकी कंट्रोल नहीं है तो उनके जो है ना वो ये यीस्ट का जो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। या फिर यह कि लेट से कि किसी वजह से उनके जो इम्यून सिस्टम में जो कमज़ोर हो गया है, कुछ मतलब मेडिकेशन ले रही हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टीरॉयड ले रही हैं, या कुछ खातून को अगर HIV की प्रॉब्लम है तो HIV की वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो ये जो है ना कॉम्प्लिकेटेड यीस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये है कि जो मैंने आपको जो सिम्टम बताई हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें। या और अगर आप मतलब जो कॉमनली जो अवेलेबल जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन हैं जो मैं आगे चल के बताऊंगा, अगर तो उससे आपने ट्रीट किया है तो वो ठीक नहीं हो रहा तो फिर ज़रूर आप डॉक्टर से इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अब मैं इसकी कॉजेज़ बता देता हूँ, मतलब किन वजह से होता है।
जो बेसिकली इसका जो यीस्ट है, मतलब जो फंगस है, वो जो है ना उसका नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस। वो जो मतलब ज़्यादातर यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो वजाइनल के जो यीस्ट इन्फेक्शन होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो फीमेल की जो ये जो जेंटल ऑर्गन मतलब वजाइना है, तो उसमें ये होता है कि फंगस और बैक्टीरिया उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। मतलब कैंडिडा जो है ना ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, मतलब नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। तो जो बैक्टीरिया जो जिनको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है, वो बेसिकली क्या होता है, उनका काम जो है ना वो जो यीस्ट की मतलब फंगस की ओवर ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। मतलब आमतौर पे तो ये समझा जाता है ना कि बैक्टीरिया बड़े हार्मफुल हैं, लेकिन कुछ बॉडी में यूज़फुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। तो वो जो है ना अगर वो उनका कोई उनमें गड़बड़ हो जाए तो फिर वो यीस्ट का इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस है जो वजाइनल में उसमें फीमेल की वजाइना में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो जो है वो बेसिकली यूज़फुल है उनके लिए, क्योंकि वो जो है ना यीस्ट की मतलब इस जो फंगल इन्फेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ उसकी ओवर ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। लेकिन जब मैंने बताया ना, अगर उनका बैलेंस मतलब यीस्ट भी हैं और मतलब फंगस भी हैं और बैक्टीरिया भी हैं, तो लेकिन अगर उनका जो नॉर्मल नेचुरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाए तो ये फिर ज़ाहिर है ये जो फंगस है मतलब कैंडिडा ओवर ग्रोथ इसकी हो जाएगी। तो वो फिर ये है कि जो वजाइनल के जो सेल अगर डीप मतलब वो चला जाए उनकी सेलुलर लेयर में, ठीक है, तो ये सारे जो साइन एंड सिम्टम जो मैंने पहले बताए हैं वो हो सकते हैं। तो ये जो यीस्ट की जो ओवर ग्रोथ है वो किस वजह से होती है, मतलब उसमें ये है कि जो एक चीज़ कॉमन नोट की गई है, ख़ास तौर पे जो एशियन हमारे कंट्रीज़ में एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा डॉक्टरों का भी उसमें कुछ कसूर है। एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, या कुछ ख़वातीन वैसे ही ज़रा सी प्रॉब्लम पे वो जो है ना एंटीबायोटिक्स लेना शुरू हो जाती हैं। तो वो अगर वो एंटीबायोटिक्स वो लेंगी तो वो फिर ज़ाहिर है वो जो है ना वो जो नॉर्मल जो बैक्टीरिया जो यूज़फुल बैक्टीरिया वो भी मर जाएंगे, तो फिर ओवर ग्रोथ हो सकती है यीस्ट की। ठीक है। या फिर यह कि प्रेगनेंसी में इसका चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि हार्मोनल वो जो है ना हार्मोन ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी में। फिर या जो किसी खातून को जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, ठीक है, मतलब जो है ना क्योंकि जो शुगर की बीमारी अगर कंट्रोल ना हो तो उसमें बहुत सारी और बीमारियां के चांस बढ़ जाता है। मेरे इस चैनल पे शुगर पे तो मैंने बहुत मतलब ज़्यादा 4 वीडियोस बनाई हुई हैं, बड़ी तफसीलन वीडियो हैं। ठीक है, ये 4 उर्दू में 2 इंग्लिश में। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि हर बंदे को वो डायबिटीज़ वाली वीडियो भी देखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर यह कि इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर हो, जैसा मैंने पहले बताया, या कुछ ख़वातीन अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही हैं, या फिर जब उनके मीनोपॉज के टाइम पे जब कुछ ख़वातीन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं जिनमें ईस्ट्रोजन जो हार्मोन का लेवल ज़्यादा है, तो उनमें भी ये मतलब चांस बढ़ जाता है यीस्ट इन्फेक्शन का। ठीक है। और ज़्यादा कि मैंने बताया कैंडिडा एल्बिकेंस जो सबसे कॉमनेस्ट फंगस है जो यीस्ट इन्फेक्शन काज करता है। और अगर कैंडिडा एल्बिकेंस के अलावा कोई और फंगस ये काज करे तो उसकी ट्रीटमेंट जो है काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके रिस्क फैक्टर बताता हूँ, मतलब किन वजूहत से इस बीमारी का चांस बढ़ जाता है। इसमें एक तो मैंने बताया ना कि जो एंटीबायोटिक यूज़ करती हैं ख़वातीन जो है ना ज़्यादा, ख़ास तौर पे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, तो वो जो है ना जो नॉर्मल जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं वजाइनल रीजन में, उसको भी वो ज़ाहिर एंटीबायोटिक लेंगी तो वो उन यूज़फुल बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देती हैं। तो इसकी वजह से ना तो जो फंगस है ना वो ओवर ग्रो कर जाएगा। ठीक है। या फिर जो है ना अगर ईस्ट्रोजन लेवल किसी मतलब बड़ा हो, मतलब यह कि जैसे जब प्रेगनेंसी होती है तो जो बॉडी के हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, तो ईस्ट्रोजन अगर ज़्यादा हो तो जो है ना उसमें जो है ना इस यीस्ट इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो फिर यह कि या फिर बर्थ कंट्रोल पिल कोई खातून इस्तेमाल कर रही है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, उसमें अगर ईस्ट्रोजन की डोज हाई है तो वो जो है ना चांस बढ़ जाता है। या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही हैं जैसे मैंने बताया। ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर जो डायबिटीज़ जो कंट्रोल नहीं होती, मतलब यह कि अगर उनका शुगर लेवल अगर तो मेडिसिन से जो है ना वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड है तो फिर तो चांस कम है। लेकिन एक जो खातून जो है ना उसको डायबिटीज़ की बीमारी है और वो उसकी कंट्रोल भी नहीं शुगर, ठीक है, तो उनको जो है ना ये इसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है जो है ना यीस्ट इन्फेक्शन का।
या फिर जो है अगर इम्यून सिस्टम उनका गड़बड़ जाए, मिसाल के तौर पे कुछ ख़वातीन जो है ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रही हैं जो किसी और बीमारी की वजह से, या फिर जो है ना किसी को HIV लगा हुआ है या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो वो उसका यीस्ट इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है। अब मैं इसकी प्रिवेंशन बता दूँ कि क्या मतलब आप परहेज़ करें, तो जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुन ले, कहते हैं ना परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो उसमें यह कि जो ख़वातीन जो ख़ास तौर पे जो अंडर गारमेंट्स जो इस्तेमाल करती हैं, तो वो बिल्कुल टाइट फिटिंग नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करें कि जिनके जो कॉटन वाले मतलब कॉटन क्रॉच वाले जो ना वो इस्तेमाल करें जो अंडर गारमेंट्स हैं, और जो टाइट फिटिंग ना हो, ठीक है। इसके अलावा फिर जो ना जो टाइट फिटिंग पैंटी हो जाती हैं वो भी ना इस्तेमाल करें। फिर कुछ ख़वातीन को डाउचिंग कराने का बहुत वो शौक़ होता है, मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा ही मतलब अपने जेनिटल रीजन को क्लीन करने का, मतलब वो जो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें वाटर और विनेगर मिक्स होता है जो बाज़ार से मिलते हैं, वो डाउचिंग से एक्स्ट्रा क्लीनिंग करने की कोशिश करती हैं। तो लेकिन ये डाउचिंग नुकसानदेह है, क्योंकि वो जो ना मैंने बताया ना कि जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं वजाइनल एरिया में वो भी उससे वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। फिर जो कुछ ख़वातीन सेंटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, जैसे बबल बाथ है, पैड्स हैं, टैम्पून है, जिसमें वो सेंटेड होते हैं, खुशबू वाले, वो भी इतने अच्छे नहीं होते। फिर जो या फिर हॉट टब्स और बहुत ज़्यादा हॉट बाथ जो लेती हैं वो भी इतना ठीक नहीं है। जो फिर जैसे मैंने बताया एंटीबायोटिक जो यूज़ है वो बिल्कुल छोटी मोटी प्रॉब्लम पे, जैसे नज़ला ज़ुकाम पे एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। मेरे इस चैनल का मकसद बेसिकली हेल्थ एजुकेशन यही है कि अगर आप छोटी छोटी अगर एहतियात करेंगे अपनी सेहत के बारे में, खाम खा मेडिसिन नहीं यूज़ करेंगे, तो जो है ना बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब बीमारी अगर कोई सख्त हो तो मेडिसिन लेनी भी पड़ जाती हैं। अच्छा, फिर यह कि जो अगर आप ज़्यादा देर मतलब जो वो वेट क्लोथ में रहें, ठीक है, मतलब जो है तो उसमें मतलब स्विम सूट जैसे होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ना वो अगर ज़्यादा देर आप रहें उस तरह की जिसमें आपका जिस्म गीला रहे, तो वो जो ना इस यीस्ट का इन्फेक्शन का जो ना चांस बढ़ जाता है, तो उन ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें, ठीक है। तो ये तो मैंने प्रिवेंशन बता दी। अब आ जाते हैं कि इसका हम जब लेडीज़ हमारे पास आती हैं तो हम डायग्नोज कैसे करते हैं। तो ज़ाहिर है जब पेशेंट कोई भी हमारे पास आता है तो उनकी हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि कोई पास्ट में कोई वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है या कोई सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो नहीं है पहले, ठीक है। फिर उनका हम पेल्विक एग्जाम करते हैं, तो ये ना कि जो ना उसमें फिर ये होता है कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल के हम एग्जामिन करते हैं, उसमें फिर स्पेकुलम से एग्जामिन कर सकते हैं, जो जिसके जो ना वो बेसिकली वजाइनल वॉल्स को जो इंस्ट्रूमेंट वो स्पेकुलम खोलता है, ताकि जो ना वजाइना और सर्विक्स को एग्जामिन किया जाएगा। जो सर्विक्स बेसिकली यूट्रस का लोअर पार्ट है, ठीक है। तो उसमें फिर ज़ाहिर देखने से पता चल जाता है कि वो जो ना यीस्ट का इन्फेक्शन है या और कुछ और इन्फेक्शन है। या फिर कुछ में हम उसका जो वजाइनल फ्लूइड का जो ना वो हम सैंपल भिजवा देते हैं लैब में, ठीक है, ताकि वो फंगस हमारा फंगस का पता चल जाए कि किस फंगस से अटैक हुआ है। ज़्यादातर मैंने बताया ना कि कैंडिडा की वजह से कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन लेट से कि कोई और फंगल इन्फेक्शन है, तो वो ज़्यादा उसकी, जैसे मैंने बताया ना पहले कि ट्रीटमेंट उसकी मशहूर हो जाती है, तो आइडेंटिफाई हो जाए दूसरा कोई फंगस, तो फिर इसमें उसकी ट्रीटमेंट डिसीजन में आसानियाँ हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये डायग्नोसिस मैंने बता दिया। अब इसकी मैं ट्रीटमेंट आपको बता दूँ कि कैसे, ये आप बहुत ध्यान से सुने। मेरी वीडियो मेडिकल की वीडियोस मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, क्योंकि उसमें शुरू में मैं मतलब उसकी कॉजेज़ जो ना उसकी डिजीज़ कैसे, रिस्क फैक्टर सारा डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर बीमारी का पता हो ना, सही नॉलेज हो, तो आप बहुत सारी बीमारियां तो खुद से मतलब वो आप उसके कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन मतलब यह कि फिर मतलब कुछ लोग कहते हैं पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और सीधा सीधा वो पूछना शुरू कर दें कि मैडम डॉक्टर इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अक्सर बट ट्रीटमेंट हर बीमारी की जो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ ना, तो उसकी ट्रीटमेंट भी सारा डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो आप काइंडली वीडियो पूरी शुरू से आखिर तक देखा करें। चलें इसकी जो यीस्ट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। तो ये इसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये इन्फेक्शन कितना सीवियर है। मतलब अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी डिफरेंट है, सीवियर केसेस की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो मैं दोनों को ज़रा आपको डिफ्रेंशिएट करके अभी बताता हूँ। अगर तो माइल्ड किस्म का इन्फेक्शन है, मतलब यह है कि माइल्ड मतलब ये है कि कभी कभी ये आपको हो जाता है, एक तरह के मतलब बार बार नहीं होता, तो फिर यह है कि उसकी जो शॉर्ट कोर्स जो ना वजाइनल थेरेपी वो हम मेडिसिन देते हैं, जिसमें फिर एंटी फंगल मेडिकेशन देते हैं हम 3 से 7 दिन के लिए, ठीक है। तो उसमें फिर ज़्यादा डिफरेंट किस्म की क्रीम्स आती हैं, ऑइंटमेंट्स आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, सपोजिटरीज भी आती हैं, ठीक है। तो उसमें जो कॉमनली प्रिस्क्राइब जो है ना मेडिसिन जो है ना माइकोनाजोल जो
मोनिस्टार 3 के नाम से आती है। ठीक है, मैं अक्सर अपनी वीडियो में जेनरिक नेम भी बताता हूँ, तो आप काइंडली कोशिश किया करें कि जो भी लेट्स से कि जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रेड नेम जो मोटा मोटा लगता है वो बेसिकली कंपनी का नाम होता है, जो छोटा नाम होता है ना वो ओरिजिनल नाम होता है, जिसको जेनेरिक नेम कहते हैं। तो आप अगर मेरी वीडियो में क्योंकि मैं तो ओवरसीज़ में होता हूँ, तो वो जो ना ट्रेड नेम यूजुअली अवॉइड करते हैं लिखने में। ठीक है, तो जेनेरिक नेम जो है ना, ये माइकोनाजोल जो एंटीफंगल जो आती है, ठीक है, जो मोनिस्टार 3 के नाम से आती है, ये दी जा सकती है। ठीक है, फिर एक और आती है टर्कोनाजोल के नाम से। ठीक है, और कुछ मेडिसिन इनमें से आप ओवर द काउंटर भी मिल जाती हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन को जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। तो ये तो वजाइनल शॉर्ट कोर्स थेरेपी मैंने बता दी ना, 3 से 7 दिन के लिए देते हैं, जो आमतौर पे जिससे यीस्ट का इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है। तो कुछ केस में जो ना फिर हम अगर ख़वातीन प्रेफर करें तो ओरल मेडिसिन भी दे देते हैं। ठीक है, जो उसकी एक ही डोज है, सिंगल मतलब ओरल डोज उसकी जो ना जो फ्लूकेनाजोल वो आती है, और जो ना इसका जो ट्रेड नेम है शायद डफ्लूकान है। ठीक है, तो डफ्लूकान जो है ना वो डिफ्लूकान जो देते हैं उसकी सिंगल ओरल डोज देते हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये ओरल जो मेडिकेशन है ये बिल्कुल किसी अगर वो खातून प्रेगनेंट है तो उसको बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि ये ना कि उसके फिर डेंजरस चीज़ हो जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कुछ थोड़ी से अगर ज़्यादा सिम्टम हो तो ये जो डेफ्लूकान है ना वो हम जो ना 3 दिन के वक्फे के बाद 2 मतलब सिंगल डोज, मतलब एक लेट्स से एक आज ओरल डोज दी, ठीक है, तो फिर 3 दिन के बाद एक और डोज मतलब ले लें। ठीक है, अच्छा, तो अगर तो ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल करने के बाद आपकी सिम्टम फिर भी नहीं जाती हैं, तो फिर ज़ाहिर है आप पूरे अपना सही तरह चेकअप कराएं, और या फिर आपकी सिम्टम 2 महीने बाद फिर से हो जाती हैं, तो जो है ना वो सारी फिर आपको लॉन्ग टर्म थेरेपी देगा डॉक्टर। ठीक है, जो जिससे आप ये चेक कराती हैं। तो उसमें फिर इसकी जो सीवियर केसेस की है, जो जिन ख़वातीन को जो बार बार इन्फेक्शन होता है, तो उसकी मैं ट्रीटमेंट अभी बताता हूँ। तो उसमें लॉन्ग कोर्स वजाइनल थेरेपी भी दे सकते हैं। ठीक है, जो मैंने मतलब एंटी फंगल मेडिकेशन पहले बताई हैं, वो जो है ना वो रोज़ाना उसकी जो है ना 2 हफ्ते तक डोज भी ली जा सकती है। ठीक है, और उसके बाद जब 2 हफ्ते मुकम्मल हो जाएँ तो फिर जो है ना 6 महीने तक उसी मेडिसिन की डोज दी जाती है, हफ्ते में 1 दिन। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लें। इसके अलावा फिर मल्टी डोज और ओरल मेडिकेशन भी दी जा सकती है, मतलब 2 से 3 डोजेज जो है ना एंटी फंगल मेडिकेशन के जो आप मुंह के जरिए लें। ठीक है, मतलब अगर कोई खातून वजाइनल रास्ते से वो नहीं लेना चाहती। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया यहाँ पे बहुत ख्याल रखना कि ये ओरल जो थेरेपी है ना, जो ओरल जो प्रेगनेंट खातून को बिल्कुल नहीं देनी है। फिर इसके अलावा फिर एक आती है एजोर रेजिस्टेंट थेरेपी। उसमें ये होता है कि हम एक बोरिक एसिड, वो उसका कैप्सूल आता है जो वजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है, और ये बिल्कुल ये तो भूल के भी ये एजोर ये बोरिक एसिड ये ओरली नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैटल हो सकता है। और ये जो बोरिक एसिड होता है ये आमतौर पे हम उन कॉम्प्लिकेटेड फंगल इन्फेक्शन वाली पेशेंट्स को देते हैं जिनको मतलब कैंडिडा के अलावा कोई दूसरे फंगस का अटैक हो। जैसे मैंने बताया ना कि लैब का जब सैंपल भेजते हैं तो उससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि दूसरे किसी फंगस का अटैक तो नहीं है। तो बाकी अल्टरनेटिव मेडिसिन का कोई ख़ास रोल नहीं है। जो यूट्यूब पे जो नीम हकीम बैठे हुए हैं ख़तरा जान टाइप के, और या जो देसी टोटके वाले, जिसमें उनका कोई ख़ास रोल नहीं है, और खाम खा वो अपने आप को जो है इस तरह की चीज़ों से इस्तेमाल से आप अपने आप को रिस्क में मत डालें। तो ये थी जनाब वीडियो जो है ना वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो अगर इसके बारे में आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन आने हैं तो ज़रूर कमेंट में पोस्ट कीजिए। और मेरे चैनल पे भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेडिकल वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। तो जो है ना अगर कोई आपको ऐसी बीमारी लगी है, या आपके दोस्त को किसी या रिलेटिव को ऐसी बीमारी है जिसकी वीडियो अभी तक मौजूद नहीं है, तो ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिला इंशाल्लाह उस बीमारी के मतलब ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।